यहाँ शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। आई होप आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फैंटास्टिक है। और साथ ही साथ जो एग्जाम्स आ रहे हैं आने वाले 2025 के, बहुत अच्छे से आप लोग की प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है, हमारा आज का भी जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे आप एक मॉक टेस्ट देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह लीजिए इसको। तो ये जो है हम लोगों ने आप सबके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को आइडिया लगे। स्पेशली जो है अगर हम लोग बात करें पार्ट ए एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में, आईसीएमआर बीईआरईटी जेआरएफ की, तो 50 क्वेश्चंस जो है पूछते हैं। और अगर हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें जो एग्जाम आया था लास्ट ईयर, तो जो एस्पिरेंट्स थे उन लोगों ने कहा था कि काफी लेंदी आया है, स्पेशली एप्टीट्यूड सेक्शन। दैट वाज टोटली मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस वर आल्सो देयर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हम लोगों ने फ्रेम इस तरीके से किए कि पक्का आपके लिए ये हेल्पफुल होएगा जो आगे आने वाला एग्जाम है। उसी तरीके के क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं जैसे कि लास्ट ईयर आए थे। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखिएगा, पक्का हेल्पफुल होने वाला है आज का लेक्चर भी। सो स्टे ट्यून, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारी चीजें हम लोग आपके साथ, इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आईसीएमआर बीआरईटी जेआरएफ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम आईसीएमआर का। तो पहला क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमको एक स्क्वायर दिख रहा है बेसिकली, और उसमें भी बहुत छोटे छोटे से ऐसे स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये पूछ रहे कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अगर नहीं पता है तो काउंट करते रहेंगे कि ये एक स्क्वायर हो गया है, फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो इट विल बी टाइम टेकिंग एंड बेसिकली वी हैव टू लाइक, हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। टाइम जो है इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी है स्पेशली। तो इस बार भी अगर लेंदी आ गया तो टाइम सेव करना है, ताकि कट ऑफ जो है अच्छी जाए, स्कोर जो हमारा अच्छा आए, जिसकी वजह से रैंक हमारी अच्छी जाएगी। श्योरली क्रैक आईसीएमआर बीआरईटी एग्जाम। तो इसमें काफी सारी ट्रिक्स है इस तरीके की क्वेश्चंस में। जैसे लास्ट टाइम जो उन्होंने दे दिया था कि ट्राइंगल्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे थे, ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने को दे दिए थे, जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये आपको पता होनी चाहिए इनकी ट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे आप जो है फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, और भी ट्रिक्स होती हैं। तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस एन माइनस टू का स्क्वायर प्लस एन माइनस थ्री का स्क्वायर एंड गोज ऑन अप टू एन माइनस एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर्स कितने होते हैं टोटल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एन क्या है यहाँ पे। तो एन बेसिकली क्या है, इफ वी सी, तो रोज जो है, एक रोज और कॉलम्स तो है, देखिए फोर फोर बैठ रहे हैं। तो एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, तो 4 into 4 का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम्स और रोज बराबर है जो कि 4 है। तो यहाँ पे जो एन है वो 4 है, 4 है यहाँ पे एन। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे एन की यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन माइनस वन, यानी कि 4 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड अप गोस अप टू 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज जो है वो निकल के आएगी। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 - 3 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और बाकी जो है 4 - 4 यहाँ तो 0 हो जाता है। तो जब हम इनको समअप करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर जो यहाँ से निकल के आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर है 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में 30 है। तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा अगर स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं तो। सो देयर आर सेवरल ट्रिक्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर 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 प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आ जाते हैं। तो अगेन इस तरीके का क्वेश्चन भी लास्ट टाइम फ्रेम होके आया था, तो ये हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा था, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ सन और फादर इज 1:13। आफ्टर 10 years द रेशियो बिकम्स 1:3। द प्रेजेंट
एज ऑफ द सन इज कितना, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सन की एज मान ले एक्स, लेट्स से कि सन की जो एज है वो एक्स है और फादर की जो एज है वो 13x आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रेशियो उन्होंने 1:13 दे दिया है। तो आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि x प्लस 10 अपॉन 13x+10 ईयर्स के बाद जो रेशियो है वो हो रही है कितनी, 1:3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 साल बाद जो है इतनी रेशियो आ जाएगी। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो एक्स की जो वैल्यू है वो 2 ईयर्स आ जाएगी। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 ईयर्स। तो सिमिलर क्वेश्चंस वर फ्रेम। सो प्लीज ये इस तरह की क्वेश्चंस एजेस निकालने के लिए और जो वर्क आवर्स निकालने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिपीटेडली इस तरीके के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डाइस वाले क्वेश्चंस जो है वो काफी आते हैं। तो यहाँ पे टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। यहाँ पे दो डाइस दे रखी है। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद अ नंबर 5। तो दो डाइस है, अलग अलग नंबर्स हमको दिए हुए हैं। हमको बताना है कि कौन सा नंबर जो है नंबर 5 के ऑपोजिट आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में भी, डाइस वाले भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रिक्स लगती है, शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होती है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, वो और भी क्वेश्चंस में हम लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। तो दो डाइस है, यहाँ पे ऊपर जो नंबर आ रहा है 3 और 3 है। अब देखिए इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में, बट ट्रिक यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए डाइस को रोल करेंगे तो इस तरीके से रोल करना है कि 3 जो है ऊपर की तरफ ही आएगा। तो डाइस में जो तो है हमको पता है कि टोटल नंबर 6 होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं टोटली। तो रोल करना है किस तरीके से कि ये नंबर आए। बट देखिए इतना इमेजिनेशन करना फिलहाल के लिए अगेन टाइम कंज्यूम होगा। हालांकि वी कैन इमेजिन मेनी थिंग्स, मेनी स्टफ्स, एंड इमेजिनेशन हैज टू बी वेरी वेरी गुड। बट ट्रिक ये है, अगर ऊपर जो नंबर है सेम आए, मान लिया दो डाइस है, ऊपर अगर नंबर सेम आ रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए और ए सेम नंबर, ए 1 है, ऊपर 1 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, सेम नंबर आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो जो नंबर से जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे वो ये वाले होंगे। तो 1, ये वाले नंबर से एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 1 के ऑपोजिट 2 हो जाएगा और 5 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। तो ये नंबर जो है ये वाले एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है। तो आंसर हमने निकाल दिया, 5 यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट जो नंबर होगा वो 6 होगा। तो आंसर यहाँ पे जो है वो 6 निकल के आ रहा है। तो प्लीज ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। डाइस के क्वेश्चंस काफी आते हैं, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, एप्टीट्यूड में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, स्पेशली आईसीएमआर में तो दे आर फ्रेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, again a nice question. In a trapezium ABCD with AB parallel to CD, if angle A is 100 degrees, then angle D is how much? 120, 75, 80 degrees, 90 degrees. ये क्वेश्चन है बेसिकली डिग्री। ओके, तो ट्रेपेजियम हमको पता है। ट्रेपेजियम किस तरीके का होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ट्रेपेजियम की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से ट्रेपेजियम दिखता है और उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पे एंगल ए जो है, अगर हम एंगल ए को देखें तो 100 डिग्री दिया हुआ है। हमको निकालना है एंगल डी कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमको भाई एंगल बी नहीं पता, एंगल सी नहीं पता, कौन कितना इसका टोटल नंबर ऑफ टोटल एंगल्स निकाले तो कितना सम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स का क्या वैल्यू होता है। ये सारी जो चीजें हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ी थी। तो ध्यान से अगर आप देखिए
तो स्कूल के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं ये, एंड बहुत सारी गाइडेंस हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से, लाइक कौन सी बुक्स में से आते हैं, कौन सी बुक को हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर ये एंगल ए और एंगल डी पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो होता है, ये सेम साइड, इस तरीके के एंगल्स जो है ये सेम साइड पे बैठ रहे हैं और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल का जो सम होता है, तो सप्लीमेंट्री जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है बेसिकली, सम निकाले तो वो 180 डिग्री होता है टोटल। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है, क्योंकि सेम साइड बैठ रहे हैं ट्रांसवर्जल के, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। आप यहां से देखिए निकल जाएगा एक। तो एंगल ए इज 100 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी की यहाँ से जो वैल्यू है वो आ जाती है 180। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर इज 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 80 डिग्री। डिग्री सिंपल, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। अब मान लिया उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इसमें ट्राइंगुलर बेस्ड, को इक्विलैटरल ट्राइंगल दे दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया, तो आप ये प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स हम लोग स्कूल में करते थे, तो ये पता होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, साथ करते रहिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है देखिए डालते रहिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आ रहे हैं। अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए ट्रेडर सेल्स द आर्टिकल्स आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 31% and 32% respectively. If the marked price of the article is 31300, find the selling price. Before solving this question, let me repeat कि selling price, cost price, simple interest, principal and all. तो इस तरीके के ये वाले जो फॉर्मूले हैं इन सब के बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम लोग आईसीएमआर को देखेंगे, उन्होंने डायरेक्ट सिंपल और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ना पूछते हुए गेन हो रहा है या गेन परसेंटेज निकाल रहे हैं या लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं, नॉट डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने डिस्काउंट बेसिस पे पूछा हुआ है। तो डिस्काउंट वाले स्पेशली आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के, सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। डिस्काउंट लगाते हुए कैसे बैठेगा, तो पक्का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाला टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सॉल्व करते वाला क्वेश्चन। तो डिस्काउंट 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है 31%। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। एक ट्रेडर है, उसने आर्टिकल्स को सेल किया है, पहला डिस्काउंट 31% का लगाया, फिर 32% पे एक पर्टिकुलर चीज पे जिसकी सेलिंग प्राइस इतना था उसमें वही वो दे रहा है उसको। फिर तो 31% का पहले डिस्काउंट लगाया, फिर 32% का डिस्काउंट लगाया। मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क जो एक्चुअल प्राइस है वो 31300 है, 31,300 हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालनी है कि डिस्काउंट के बाद कितनी बैठेगी। अगर हम लोग यहीं से कॉमन सेंस लगाए, अच्छा खासा डिस्काउंट लग रहा है, वो भी 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो जो सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा तो आएगी नहीं, कम ही आएगी। अब आप लोग ऑप्शंस देखेंगे तो ये तो देखिए कम ही आ रही है सेलिंग प्राइस डिस्काउंट लगाने के बाद। कोई चीज हम बेच रहे हैं डिस्काउंट लगाने के बाद, तो हम लोगों को मुनाफा होएगा, गेन होएगा कि लॉस होएगा, एक सेलर को सोचिए इस तरीके से। दुकान पे हम लोग जाते हैं, खरीदारी करते हैं चीजों की, तो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। दुकानदारी जिसकी अच्छी है वो अच्छे से कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लेट मी राइट, मार्क प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस जो है वो 31300 है। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो निकलेगा मार्क्ड प्राइस, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, इनटू इनटू यहां लिख लेते हैं नीचे की तरफ, राइट हियर बिकॉज स्पेस। सो selling price is equal to marked price multiply by 1 minus discount 1 upon 100
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस जो है वो है 31300 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 31 अपॉन 100। D1 की जो वैल्यू है वो 31% है, D2 की जो वैल्यू है वो 32% है, इनटू 1 माइनस 32 अपॉन 100। तो वैल्यू जो है 3130 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 0.69 इंटू 0.68 व्हेन यू सॉल्व दिस। So the answer is 14685.96 when we calculate this. This is the answer. तो इसका आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन है। इसका आंसर जो है फोर्थ। ओके, इजी फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड ऑल, गेन परसेंटेज, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए अभी टाइम है, वी कैन प्रैक्टिस अ लॉट, और हम लोगों को एप्टीट्यूड सेक्शन में अच्छे स्कोर जो है वो लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2a is equal to 3b is equal to 4c, then find the ratio of a is to b is to c. ओके तो काफी बढ़िया क्वेश्चन ये आईसीएमआर में लास्ट ईयर फ्रेम हुआ था, इसी तरीके का एक क्वेश्चन था। तो 2a is to 3b is to 4c हमको दिया हुआ है, इक्वल है ये, हमको रेशियो निकाला a is to b is to c। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका होता है, आप ये मान लेंगे कि 2a इज इक्वल टू एक्स है, 3b इक्वल टू एक्स है, और 4c जो है वो भी x के बराबर है। ये हम लोग पहला जो स्टेप है ऐसे क्वेश्चंस को करने में ऐसे होगा, इस तरीके से होगा। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, a की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x माइनस 2, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 3, और यहाँ पे c की जो वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 4। सो a इज टू b इज टू c निकालने के लिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा x बाय 2 इज टू x बाय 3 इज टू x बाय 4। अब 2, 3 और 4 में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बैठता है 12। 12 जो है तीनों से ही डिविजिबल है, तो अब यहाँ पे हम 12 को यहाँ से सबसे मल्टीप्लाई कर देते, तो x इज टू 2 इंटू what is 2, तो 12 into x by 3 is to 12 into x by 4, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x is to 4x is to 3x। तो a is to b is to c जो है आ गया यहाँ 6 is to 4 is to 3, x को काउंट नहीं कर रहे, तो ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आप यहां से देख सकते हैं, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सिंपल है, तो प्लीज प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 6th क्वेश्चन है, 7th हम लोग यहां कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन, how many 4 digits even integers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? लेट मी रिपीट, डिजिट्स वाले जो क्वेश्चंस है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। CACR JRF में भी आई कैन रिकॉल फ्रेम हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन डिजिट्स वाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट्स हम लोग बना सकते हैं, ये आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ICMR में तो आ ही चुका है, CACR JRF में भी इस बार आया था, लास्ट ईयर आया था, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हम लोगों को टोटली जो है 6 डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स पता है दी गई है, और वो ये पूछ रहे हैं कि इवन इंटीजर्स जो है 4 डिजिट बनानी है जो इवन है।
तो इवन को बनाने के लिए तो 4 डिजिट अगर हम लोग बनाएंगे, 4 डिजिट का कोई नंबर हमें बनाना है, तो इस तरीके से पहले देखिए, पहला स्टेप है ये अरेंज कर देंगे। तो इवन अगर हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ पे इवन लाने के लिए, इवन नंबर बनाने के लिए, तो यहाँ पे 0 2 एंड में जो है 0 2 या 4 आना चाहिए, 2 0 4 0 2 4। ओके। और दूसरी चीज, 0 अगर हम लोग यहाँ लगा दें, जब 4 डिजिट नंबर लगा रहे हैं, तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो 0 यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अब देख लेते चलिए नंबर ऑफ वेज किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो पहला जो है, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है डिजिट्स का, नो रिपीटेशन इज अलाउड, सो नो, आई मीन रिपीटेशन इज अलाउड, नॉट नो रिपीटेशन, व्हेन रिपीटेड नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे 0 ना आते तो 5 तरीके से जो है नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पे 6 रिपीटेशन भी हो रहा है, तो 6 के 6 तरीके से जो है हम लोग नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ वेज 6 है, और यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वेज जो है, इन तीनों को कैसे तैसे करके भी 3 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो 3, तो बस निकाल लीजिए, तो इट विल बी 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। तो जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30:18, तो नंबर आ जाएगा, आंसर वुड बी 540 इफ वी कैलकुलेट दिस। वी आर एज्यूमिंग देयर आर रिपीटेशंस, रिपीटेशन है, और हमको एक इवन इंटीजर्स, इवन नंबर, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 540. 540 is the right answer. I hope you understood this. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और काफी बढ़िया क्वेश्चन ये आया था आईसीएमआर में, इस तरीके का आया था, इसी तरीके का क्वेश्चन। देखिए सिमिलर क्वेश्चंस तो है ही है, और आई तो प्रैक्टिस तो होगे। सो एक्स यहाँ पे दे रखा है, एक्स प्लस 1/x, ये 1/x है यहाँ पे, इज इक्वल टू 12, इट इज ऑलरेडी गिवन, और वी हैव टू फाइंड आउट x माइनस 1/x कितना होगा। अब क्या करें, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, तो हमको किसी ना किसी तरीके से x माइनस 1/x इसी इक्वेशन में लाना है। पहली चीज तो ये हुई। अब यहाँ पे हमको x माइनस 1/x तो दिख नहीं रहा है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, लॉजिक अगर हम लोग लगाए तो स्क्वायर करेंगे। अब आप देखते रहिए किस तरीके से ये आंसर आने वाला है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फर्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो व्हेन वी सॉल्व दिस इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ए बी तो x इंटू 1/x कट जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये हुआ। और 12 का स्क्वायर इज 144, तो पहली चीज तो ये हुई। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या आ गया है, ठीक है, तो x प्लस 1/x स्क्वायर पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 144 माइनस 2 उधर जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई है 142। अभी भी देखिए, लेकिन हमारे पास जो है x माइनस 1/x नहीं आया है। अब देखिए कैसे लाते हैं x माइनस 1/x। सो दिस इज लाइक दिस थिंग द इक्वेशन। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में अगर हम लोग +2 -2 कर दे, एडिंग प्लस एंड 2, अब देखिए यहां से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 जो है, ये क्या मिलके कौन सी क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अगेन x इंटू 1/x आ रहा है, तो ये -2 बचा, मतलब -2 बचा यहाँ, अगर हम x और 1/x कंसिडर कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x -2 क्या
हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो +2 इक्वल्स टू 142, वहां ले जाइए 2 को, तो x माइनस 1 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 142 माइनस 2 इज 140। तो यहां से जो है क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स देखिए आ गया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 140, कि वो स्क्वायर है तो उधर जाके दूसरी साइड जाके इक्वल टू की उस साइड जाके वो अंडर रूट में चेंज जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर्स देखें तो आंसर नंबर 1 आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 140 इज द राइट आंसर, दिस इज अंडर रूट। क्लियर है? तो आपको इक्वेशन इस तरीके से सेट करनी है किसी तरीके से कि फॉर्मूला में वो फिक्स हो जाए, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, ये साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th question. A sector is cut from a circle of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 150 degree. Find the length of the arc. बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन आपको देखना है क्या है, तो लास्ट ईयर जो एक एरिया निकालने के लिए आया था, यहाँ पे आज हम लोग लेंथ निकालेंगे आर्क की। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, उसका रेडियस जो है कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे एंगल ऑफ द सेक्टर बेसिकली क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। एक सेक्टर है तो ये जो एंगल देखिए 150 है तो इस तरीके से बैठेगा, है ना, 150 डिग्री है। तो लेंथ निकालनी है आर्क की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री into 2 pi r, direct formula again. So please circles, triangles, rectangles, trapezium, इनके फॉर्मूले, सिलेंडर, वॉल्यूम, एरिया, ये साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। और डायग्राम बेस्ड आ रहे हैं, ये सर्कल्स के आ रहे हैं बेसिकली। तो थीटा जो है यहाँ पे, थीटा इज की वैल्यू है 150 डिग्री, एंगल ऑफ द सेक्टर है ये। तो 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 पाई की जो वैल्यू होती है वो 22.7 होती है इंटू 21। जब आप लोग ये सब सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा 5 इंटू 11, सॉल्व करते हैं 7 3 21। अब कट कर दीजिए सब कुछ, तो 3 से फिर 360 को डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से भी कट सकता है। तो आंसर जो है 11 इंटू 5 इज 555 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन कौन सा सही है बताइए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो लेंथ आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर वो एरिया पूछ लेते इस क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, वो पता होना चाहिए। तो प्लीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस तरीके के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ये तो काफी सिंपल है। फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है, मिसिंग फिगर हम लोगों को निकालनी है। तो काफी 1 2 3 में से बताइए क्या लग रहा है, ये तो बहुत आई गेस सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही है, साफ साफ दिख रहा है। तो पहले वाले में अगर हम देखें, यहाँ पे ट्राइंगल है, फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल में अगर हम लोग इसमें ये फिगर ये डालें बचा हुआ पार्ट, तो ये बन जाएगा, ऐसे बन रहा है देखिए। फर्स्ट का ये ले लिया, 1 2 3, 1 और 3 को देखिए, और 3 ये हो गया, ये हो गया। तो 1 और 3 जो है कंप्लीट कर रहे हैं सेकंड फिगर को। इसी तरीके से इसमें भी 1 और 3 मिलके सेकंड फिगर को कंप्लीट करें। तो बस बता दीजिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या मिसिंग है, फर्स्ट में थर्ड कौन सा होना चाहिए फिगर। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये है, अगर इफ वी ऐड दिस तो ये कंप्लीट हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, साफ साफ दिख रहा है, सेकेंड है। तो काफी सिंपल था, लॉजिकल था, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे। सेकेंड आंसर है यहाँ।
फर्स्ट लगा के देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, बना के देख लीजिए। तो इमेजिनेशन तो होना ही होना चाहिए और कॉमन सेंस हमको खुला रखना चाहिए। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं आज। साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, हमारे लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद अस, थैंक यू सो मच। ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत अगेन। तो अपकमिंग रिसर्च के एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सीएसईआर, नेट, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ, एम्स, पीएचडी। तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के बारे में। तो चलिए, आई होप आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं कि जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे जो 2024 आईसीएमआर जेआरएफ का पेपर था। और काफी बढ़िया जो है रिस्पॉन्सेस आए थे कि पेपर जो है काफी लेंथी है, तो इट वाज काइंड ऑफ न्यू। तो सॉल्व करेंगे हम लोग ताकि आप लोग का आइडिया लगे आप जब दोबारा से एग्जाम्स देंगे आईसीएमआर जेआरएफ का। एंड डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग आज बात कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड की, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होएगा और भी एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा ताकि आइडिया लगे आप लोगों की किस तरीके से जो है इस तरीके के क्वेश्चंस दोबारा से फ्रेम हो जाते हैं। इस तरीके के, आई रिपीट, ऐसे ही सिमिलर नहीं, मतलब इस तरीके के सिमिलर, आई वुड नॉट से एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो आप लोगों को आइडिया लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है देखिए क्वेश्चंस आए थे, तो समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। और साथ ही साथ आई वुड से एडवाइस, आई वुड एडवाइस प्लीज हमारे साथ जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोग आसानी से कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस में आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना होता है बेसिकली, और उन्हीं में आंसर्स मिल जाते हैं, उन्हीं में आंसर्स मिल जाते हैं। तो काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस ये जो है इतने टफ नहीं होते, बट द थिंग इज बहुत ही अच्छे से पैराग्राफ हम लोगों को यहाँ पे रीड करना होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करूं तो प्लीज गो थ्रू दी क्वेश्चंस फर्स्ट। एक बार जो फटाफट ये आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा सुपरफिशियली, उसके बाद में आप लोग पैसेज रीड करिएगा। तो फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस ताकि जो है टाइम सेव हो। सुपरफिशियली देखना, ये नहीं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ने लग गए। तो फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, देन रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, एंड आंसर्स आप लोगों को जो है मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले क्वेश्चंस पे फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे। देखिए काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कर भी दिए होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर का जो एग्जाम है दिया था। तो लेट्स गो टू अदर क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिकल बेस्ड है। वो क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि एप्टीट्यूड सेक्शन है, वी शुड बी फैमिलियर, राइट। स्कोर अच्छा है बेसिकली। वाई वी शुड फोकस ऑन एप्टीट्यूड बिकॉज स्कोर जो है यहाँ से निकल के आता है पार्ट ए में से। स्कोर हाई अगर आपको करना, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो प्लीज फोकस ऑन एप्टीट्यूड और आई वुड से पार्ट ए सारे ही एग्जाम्स के। दिस इज स्कोरिंग, वेरी 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 स्कोरिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। डे बेस्ड क्वेश्चन है जो दिख रहा है मेरे को यहाँ से। So let's read. If it was Saturday on 17 December 2002, what was the day on 26 December 2004? तो डे बताना है हम लोगों को कि 26 दिसंबर 2024 में, सॉरी 2004 में कौन सा डे था। तो 17 दिसंबर, देखिए काफी सिंपल है, बस आपको ये वाला लॉजिक लगाना। अगर इस तरीके के क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से करते हैं। 17 दिसंबर 2020, सॉरी 2002 में जो है सैटरडे था। तो 26 दिसंबर 2004 में कौन सा डे होगा। तो अगर हम लोग सेम डेट लेके चले 17 दिसंबर 2003 की में देखें तो यहाँ पे हम लोग को जो है कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ ऑड डेज। नेक्स्ट ईयर में जो हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ
ऑड डेज। तो अगर सेम डेट है 17 दिसंबर 17 दिसंबर और एक साल आगे बढ़ गया है तो +1 आप कर दीजिएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। सो +1 यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑड डेज +1 हो जाएगा। सो अगर सैटरडे है तो 2003 में जो है वो संडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा नेक्स्ट ईयर एंड सेम डेट, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ अगला जो साल जा रहा है यानी कि 17 दिसंबर 2004 आ रहा है तो क्या होगा, तो आप लोग जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे +1 करेंगे। तो एक्चुअल में +1 नहीं होते हो, यहाँ पे +2 होना है। दिस इज रॉन्ग, +2 होना है क्योंकि 2004 जो है इट्स अ लीप ईयर, ये लीप ईयर है। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे और डिविजिबल आता है तो पता लग जाएगा ये लीप ईयर है। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इस केस में जो है नंबर ऑफ ऑड डेज +2 हो जाएंगे, यानी कि अब की बार जो है वो डे बैठा संडे +2, सो संडे मंडे ट्यूसडे। तो 17 दिसंबर 2004 में जो डे है वो ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। तो 17 दिसंबर 2004 तक हमको डे पता लग गया है। ना सिंपल है, देखिए 26 दिसंबर 2004 का बताना है। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग जो है 26 माइनस 17 पीछे जाएंगे, माइनस कर देंगे 26 में से 17, तो आपको जो यहाँ से डे मिल जाएंगे। नंबर ऑफ डेज जो आ रहे हैं वो 9 डेज है, तो 9 दिन आगे चल रहा है। तो ट्यूसडे में अगर आप लोग 9 दिन प्लस करेंगे, कर दीजिए यहाँ से, तो क्या दिन बैठेगा। सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, +9 करना है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थर्सडे। 9 दिन अगर आप प्लस करेंगे तो थर्सडे होना चाहिए 22 23 24 25 26, यस शुड बी थर्सडे। 9 डेज का डिफरेंस है, तो आंसर जो है इसका है 4th आंसर थर्सडे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोग को कैलकुलेट करने हैं एंड उसके बाद में जो जब सिमिलर ईयर आ जाएगा फिर हम लोग निकालेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द डेज, उसके हिसाब से ये निकल जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है आई होप आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड द थिंग इज अगर बात लेंदी की हो रही है तो प्लीज जो है कैलकुलेशन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आई रिपीट, जो क्वेश्चंस में आप लोग कॉन्फिडेंट है उन पे फोकस करिएगा। आई हैव बीन रिपीटेडली एम्फेसाइजिंग, क्योंकि देखिए लेंदी क्वेश्चन पेपर आया है, ये फीडबैक आया था 2024 में आईसीएमआर के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहां से देखिए। तो यहाँ पे जो है बीच में सेंटर में यहाँ 11 13 15 9 6 7 और यहाँ पे हम लोग को आंसर बताना क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग लॉजिक लगाए या कॉमन सेंस लगाए, कॉमन सेंस चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 103 है तो 9 11, अगर मैं 9 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 99 आ रहा है। तो 103 तो दूर दूर तक नहीं है, तो बड़ा नंबर है बीच में। कहीं ना कहीं देखिए लॉजिक अगर हम लोग लगाए तो स्क्वायर हो रहा है, या तो 9 का स्क्वायर हो रहा है, 11 का स्क्वायर हो रहा है। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 11 का स्क्वायर से ये मिलता जुलता है। तो 11 स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो 121 आता है। और 121 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करें तो 103 तो नहीं आ रहा, लेकिन 121 में से अगर हम लोग 9 इंटू 2 को माइनस करें तो आंसर जो है 103 आ जाता है, 103 आ जाता है। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर जब आप करेंगे उसमें से 6 इंटू टू आपको यहाँ करते जाना, इंटू टू इंटू टू इंटू टू करेंगे तो आपको 157 आंसर मिल जाएगा। सो सेम इट गोज फॉर 1/3 रो। 15 का स्क्वायर -7 इंटू टू, तो 15 का स्क्वायर में से जब आप 7 इंटू टू यानी कि 14 को माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ से 211 मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो है ट्रिक अप्लाई होना था।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर बीच में या साइड में या कुछ इस तरीके से एक सीरीज में, रो में, कॉलम में कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है, या फिर छोटे छोटे नंबर आते हैं तो क्यूब भी हो जाता है। तो इस तरीके से प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस। सो आई होप दिस वन ये भी इजी ही, काफी इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस। सीरीज, इस वाले क्वेश्चन, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंड दे रखा है यहाँ पे। देखिए इस तरह की क्वेश्चन एप्टीट्यूड ये गेट में भी बहुत आते हैं। फ्रेंड दे रखा है, ऐसा मतलब लाइक गेट में टफ लेवल का आता है कह सकते हैं। तो सर्टेन कोड फ्रेंड का दिया हुआ है JPMCRB, अंकल का दिया हुआ है। अंकल, आई वुड नॉट रीड अंकल, इट्स UNCLE। तो YLGJI, तो लीडर LEADER का हमको कोड निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, FRIEND देखें, और कोड उन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आ रहा है JPMCRB। तो पैटर्न अगर लोग देखें ABCDEFG में, अल्फाबेट्स में, तो यहाँ पे जो है F में अगर +3 करेंगे तो J आएगा, R में -1 करेंगे तो P आएगा, इसी तरीके से I में +3 करेंगे तो M आएगा, इसमें -1 करेंगे तो देखिए ना CDE, -1 करेंगे तो E आएगा, देन +3 देन -1, ये वाला पैटर्न, ये वाला आपको लगाना है। तो इसी तरीके से UNCLE में भी +3 -1 +3 -1 अगर आप करेंगे तो वी विल गेट YLGJI। सो LEADER में यहाँ पे +3 -1 +3 -1 +3 -1 अगर लगाएंगे तो आंसर जो वो निकल के आएगा PCEBI। AB, यस, आंसर 3। सो +3 -1 का लगाना था। तो इस तरीके से दो अगर कोड दे दिए गए हैं तो सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है कि कितना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों को मिसिंग नंबर ढूंढने हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 9 5 9, यहाँ पे नंबर दियो 9 3 6 5, 61 बीच में आ रहा है। तो अगर हम लोग अगेन स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रिलेटेड दिख रहा है, 9 का स्क्वायर कर दे तो यहाँ से आएगा 81, और 6 + 5 करे, 6 + 5 करे तो 11 आता है, 3 का स्क्वायर करे तो 9 आता है। सपोज हम लोग 81 में से 5 + 6 + 3 कर दे तो जो है 61 नहीं आ रहा है, लेकिन 81 में से भी -5 + 6 +3 का स्क्वायर, तो 81 -20 आ जाएगा 61। तो ये आंसर आ रहा है। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, 11 का स्क्वायर जब करेंगे और माइनस सपोज करते हैं तो 3 + 2 + 1 का स्क्वायर सपोज, तो दिस वुड बी 121 में से माइनस करके तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। सो प्लस माइनस का देखिए थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि यहाँ पे प्लस माइनस हमको हिसाब से लगाना, तो प्लस माइनस करके करना था। तो इट शुड बी माइनस, नहीं प्लस, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, +2 -1, तो आंसर हो जाता है 125। सो सिमिलरली 8 का स्क्वायर आप लोग प्लस माइनस यहाँ पे हिसाब से लगाएंगे, एंड अंदर
4 प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। इस तरीके से प्लस माइनस का हिसाब लगाना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे दोनों ही प्लस माइनस को लेते हो तो आंसर जो है, सही आंसर जो है वो 67 आएगा। 67 प्लस माइनस का दोनों लगाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इफ वी आर टेकिंग माइनस ओवर हियर स्क्वायर से आगे तो यहाँ प्लस होगा, और यहां अगर माइनस ले रहे हैं तो यहाँ प्लस होगा। ये है, ये लॉजिक यहाँ पे लगना था। बाकी कोई और लॉजिक अगर आता है तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी लगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, देखिए। P into Q is P is the husband of Q. P plus Q is P is the father of Q. P minus Q is P is the mother of Q. P divided by Q is P is the sister of Q. ये हमको बताना है यहाँ पे। तो अगर मल्टीप्लाई है तो P जो है हस्बैंड है Q का, प्लस है तो P इज द फादर ऑफ Q, माइनस है तो मदर है, और डिवाइडेड है तो सिस्टर है। देखिए ये तो सिंपल ही, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे इस तरीके का अगर आता है तो जो व्हेन आई सॉल्व दिस आई गेस द करेक्ट आंसर इज 1। सो प्लीज चेक दिस, इसको देखिएगा करेक्ट आंसर लॉजिकली अगर हम लोग देखिए लगाते हुए। तो सी पैटर्नल ग्रैंडफादर है, सो दैट मीन्स सी इज मेल, मेल है। और डी के पैटर्नल फादर यानी कि दादाजी कैसे आएगा सी डी का। तो जब करके देखा, आप लोग सारे करके देखिएगा तो इट शुड बी 1 आना चाहिए। तो ये तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग, यस इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे हमको जो सीरीज दिख रही है, अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। 856, 849, नेक्स्ट नंबर इज 824, फिर आ रहा है 763, यहाँ वाला नंबर हमको नहीं पता, एंड द लास्ट नंबर इज 431। तो सीरीज हमको निकालनी थी, बताना था कौन सा नंबर जो 763 के बाद में आएगा, ताकि जो सीरीज जो पैटर्न है ये इसी पैटर्न में चले। तो 856 में से 849 गए तो दिस इज जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 25 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 61 का आ रहा है। यहाँ पे हमको नहीं पता क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी नहीं पता क्योंकि ये नंबर हमको यहाँ वाला नहीं पता। So 7, 25, 61 and this number we are not too sure. So if we see this, तो 7 पे अगर हम लोग 25 का सिमिलैरिटी देखिए जो सिमिलैरिटी बैठ रही है वो 18 की टेबल की बैठ रही है यहाँ पे। तो 7 प्लस 18 इज 25। इसी तरीके से 25 प्लस अगर हम 36 करें तो 61 बैठेगा। तो 18 का टेबल चला, तो नेक्स्ट नंबर जो है 18 इंटू 2 इज 36। सो 18 का टेबल, सो 18 इंटू 3 जो है वो 54, यानी कि नेक्स्ट नंबर कहीं ना कहीं 54 आना चाहिए। 54 आना चाहिए, 61 में जो प्लस होना चाहिए। तो इट शुड बी 4 + 1 5 एंड 115। लेकिन जब हम 763 में से 115 माइनस कर रहे हैं तो जो है आंसर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। इट इज एक्चुअली आंसर जो है ये जो आ रहा है ये 648 आ रहा है। तो अगर हम लोग 763 में से 121 को माइनस करें तब जाके हमारा जो आ रहा है वो सेकेंड ऑप्शन 642 आ रहा है। तो लॉजिकली जो है 642 ही सही बैठ रहा है। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमको -61 में 60 प्लस करेंगे तब जाके 121 आएगा। और यहाँ पे 60 कब आएगा, वो आएगा 18 इंटू 54 है। तो 54 में एक्चुअल में प्लस
6 जब होगा तो हमको 54 में 3 इंटू टू प्लस करना है। यहाँ से जो आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, 18 टू जो 36 एंड 18 3 ये, तो 3 इंटू टू करके ये 54 में हम प्लस करेंगे तो +6 करेंगे तब जाके हमको मिलेगा 121। तो सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जो है 115 में देखिए, नेक्स्ट जो है 18 का अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 प्लस होना चाहिए। तो 115 प्लस 72 प्लस 12, बिकॉज क्या प्लस करना है, 3 इंटू टू इंटू 4 तो 12। सो 115 जो एक्चुअल नंबर है यहां जो आना था 115 प्लस 72 प्लस 12। तो आप ये कैलकुलेट करके देखिएगा, इट शुड बी 431। तो करेक्ट आंसर जो है इस लॉजिक से 642 आ रहा है। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस ताकि आइडिया लगे। तो थोड़ा सा ये लेंथी था और थोड़ा सा ट्रिकी भी था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये वाला काफी काफी सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व दिस। इसमें जो है ये तो काफी सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो सुनीता जो है सपोज यहाँ सुनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, यहाँ पे सपोज होम है, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जो है शी इज मूविंग आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स। तो यहाँ पे शी इज वॉकिंग 15 मीटर्स, यहाँ पे 15 है, 15 मीटर्स। लेट मी ड्रॉ इट बड़ा सा। So she moved here. So this is her home. She walked 15 meters यहाँ से यहाँ तक. She turned to her right. तो right जब जाएगी तो right बैठेगा इधर की तरफ. And walked 55 meters. So 55 बड़ा सा आएगा. 55 meters she walked. Then towards her left and walked 20. तो 20 जो है यहाँ. तो 15 इतना लेंगे, 20 थोड़ा सा बड़ा आएगा. She walked 20 meters. And again to her left and walked to 67. And then she walked 55 को क्रॉस करते हुए यहाँ से यहाँ she walked करीब 67. तो this is पूरा जो है ये 67 हो जाएगा पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 67. तो हमको बताना व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हर होम, दिस इज हर होम, और उसकी फाइनल पोजीशन. सो दिस इज दिस, यहां से लेके यहां तक ये हमको कैलकुलेट करना है. सो लेट्स से दिस इज ए बी सी. तो ए बी वी हैव टू फाइंड. तो ए बी जो है क्लियर कट दिख रहा है, बीसी का स्क्वायर है. बीसी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग, सो बीसी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. तो बीसी इज एबीसी बीसी इज 15 प्लस 20. सो देखिए ये डिस्टेंस दिस एंड दिस, तब जाके ये बीसी पूरा आएगा. तो दिस इज 35 एंड एसी इज, एसी निकालना है तो 67 में से ये पूरा 67 है, इसमें से अगर 55 ये वाला डिस्टेंस हम माइनस कर दे तो हमको एसी मिल जाएगा दिस. तो एसी इज 67 माइनस 55 विच इज 12. सो बीसी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC इज 35 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर. So 1225 plus 12 is 144. So it should be, कैलकुलेट करिए. So it we will get 1225 plus, ये आएगा 1369. 1369. तो ए बी का स्क्वायर है बेसिकली, ए बी का स्क्वायर इज 1369. तो ए बी इज इक्वल टू 37. स्क्वायर रूट अंडर रूट जब निकालेंगे 1369 का, ये 37 आ जाएगा.
तो ए बी इज 37, तो ऑप्शन सी दिख रहा है। एंड नॉर्थ वेस्ट, यस दिस इज नॉर्थ और दिस इज वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर 3 इज दी करेक्ट आंसर। तो काफी सिंपल था। डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों के क्लियर है, अगर फंडामेंटल्स क्लियर है इसके, तो आप लोग आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी इस तरीके का है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन बेस्ड है एंड काफी सिंपल है ये भी। So seven friends A B C D, A B C D E F G, 7 फ्रेंड्स है। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो स्ट्रेट बेंच पे ऐसे स्ट्रेट बैठे हुए। देखिए गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्कल वाले आते हैं, लेकिन इन्होंने काफी सिंपल कर दिया। इन्होंने सर्कल वाला ना देते हुए स्ट्रेट बेंच का दे दिया है। ऐसे बैठे हुए फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, इस तरफ फेस कर रहे हैं। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में दे आर सेइंग 3 फ्रेंड्स है। 1 2 3, 3 फ्रेंड्स आर देयर। Then D is sitting to the left of B, to the left of B, तो B का लेफ्ट जो है इस साइड बैठेगा, तो D इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। We don't know the exact position of D. Only one friend is sitting to the left of A, only one friend, एक ही फ्रेंड जो है वो यहाँ पे लेफ्ट A के है, यहाँ पे बैठा हुआ है। Then B sitting immediately to the left of F, तो F यहाँ आएगा, F का लेफ्ट जो है यहाँ B बैठा हुआ है। नेक्स्ट ओनली वन फ्रेंड इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में खाली एक फ्रेंड है। तो डी की जो पोजीशन यहाँ से पता लग रही है ये वाली है, तो यहाँ पे डी इज हियर, दिस इज डी। ओके, सो हु इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड में कौन जो है, कौन सा फ्रेंड बैठा हुआ है। तो अगर हम लोग अब देखें, हमको आंसर जो यहाँ से मिल गया है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड्स आर देयर। तो F इज द करेक्ट आंसर। एक्सट्रीम राइट एंड में तो F है, यहाँ पे B है, यहाँ पे कोई दूसरा फ्रेंड है, यहाँ पे कोई दूसरा फ्रेंड है। इनकी पोजीशंस हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हमको इस तरीके से भी इस तरीके से ही आंसर मिल चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सट्रीम राइट एंड में जो है वो F। काफी सिंपल था, काफी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कोड का क्वेश्चन है। ओके, बी एस फर्स्ट और सेकेंड टर्म दे दी गई है, सिक्स्थ और फिफ्थ टर्म दे दी गई है। हमको थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में यहाँ पे निकालना है, कोड बताना है। तो बी एस एन टी वो दे कह रहे हैं वाई एक्स जी सी के, ये कोड है। इसी तरीके से एफ पी सी वाई का जो कोड दिया है वो सी यू वी एच दिया हुआ है। तो इसमें जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें ए बी सी डी ई में, दोनों में अगर हम लोग सिमिलैरिटी देखें, तो सिमिलैरिटी जो है वो बैटरी है, ए बी जेड वाई -2। तो -2 +4, 2 का टेबल चल रहा है, -6 +8, इस तरीके से बैठेगा। तो एस एक्स एस में यू वी पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, टी यू वी डब्ल्यू एक्स +4, यस एक्स -6। तो +2 यहाँ पे -2 होगा पहले वाले अल्फाबेट में, यहाँ पे फिर नेक्स्ट अल्फाबेट में +4 होगा, नेक्स्ट में थर्ड वाले में -6 करेंगे और फोर्थ में +8 करेंगे। तो 2 का टेबल चल रहा है और माइनस प्लस माइनस प्लस होते जा रहा है, इस तरीके से 2 का टेबल चलाते हुए। तो आंसर जो है जब हम देखेंगे इसका एम एक्स आर बी में, अगर हम लोग ये वाला लगाए लॉजिक एम एक्स आर बी, सो -2 +4 -6 +8 करेंगे, तो यहां से जो है आंसर आ जाएगा
यस, जे सी के ई आ जाएगा, थर्ड आंसर आना चाहिए इसका, जे जे सी के ई, इट शुड बी दिस, थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। तो इजी था ये भी, थोड़ा सा देखिए हम लोगों को ढूंढना होता है कि क्या लॉजिक बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। अब ये थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में जो है, जो क्वेश्चंस क्यूब और क्यूबॉइडल वाले जो आ रहे हैं, इनमें देखिए इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, imagination has to be there. So a cube is painted black on two adjacent faces and on one opposite face yellow on two opposite faces, opposite, this is not opposite, this is opposite, and green on the remaining face. It is then cut into 64 equal cubes. How many cubes have one black colored face only? तो चलिए पहले तो क्यूब बना लेते हैं, क्यूब किस तरीके का बनेगा, इसमें ब्लैक है तो चलिए ब्लैक से ही बना देते हैं, ब्लैक की बात हो रही है। तो ये क्यूब है, पेंटेड ब्लैक ऑन टू एडजेसेंट, लेट्स से एडजेसेंट मतलब बराबरी वाले, एक ये ब्लैक कर दिया, एक ये ब्लैक कर दिया, ब्लैक हो रहे हैं दो एडजेसेंट फेसेस, इन्होंने क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है, और ऑन ऑपोजिट फेस, तो इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट तो कुछ ये पीछे वाला बैठेगा, इसका ले लेते हैं ऑपोजिट इस वाले का, तो इसका ऑपोजिट ये वाला पीछे वाला बैठेगा दिस वाला, तो तीन जो है, तीन पोर्शन जो है ब्लैक है एज पर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, येलो ऑन टू ऑपोजिट फेसेस, येलो कलर ऑन टू ऑपोजिट, तो लेट्स सी ये वाला येलो है, नीचे वाला सबसे, दिस वन एंड दिस वन, आई होप यू आर इमेजिनिंग, इसको आप लोग हो सके तो क्यूब डाइस होती है उसके साथ प्रैक्टिस करिए इस तरीके की क्वेश्चन, क्योंकि इमेजिनेशन लग रही है। एंड रिमेनिंग ग्रीन ऑन द रिमेनिंग फेस, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कह रहा है वो ग्रीन कलर का, यानी कि सबसे पीछे वाला ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये वाला रिमेनिंग जो फेस है, तो ये हमने पेंट देखिए सुंदर सा कर दिया। अब ये कह रहा है ये जो क्यूब है, जो क्यूब है इसको 64 इक्वल क्यूब्स में, 64 इक्वल क्यूब्स में जो है तोड़ा गया, कट किया गया, तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन कलर्ड फेस ओनली, वन कलर्ड फेस। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जो है इमेजिनेशन और प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इसको काटे और एक ही हमको ब्लैक फेस चाहिए फ्रंट पे, अगर यहाँ छोटे छोटे जो क्यूब्स निकल के आ रहे हैं और उसका फ्रंट फेस हमको ब्लैक चाहिए, तो बेसिकली जो है क्यूब अगर हम बनाए तो क्यूब 4x4x4 के पैटर्न में बनेगा, तो देखिए 1 2 3 4 अरेंजमेंट जो होगा इस तरीके से होगा, 1 1 1 1 ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दिस, फ्रंट फेसिंग, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तभी वो क्यूब्स बनेंगे। अगर हम 4x4x4 के पैटर्न लगे, 8x8 का अगर हम लोग ले तो 8x8 तो क्यूब बनेगा ही नहीं ना। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो दिस इज नॉट अ क्यूब, क्यूब बनाना है हमको, तो 4x4x4 64 इक्वल क्यूब्स में बांटा गया है, तो लॉजिकली ये बैठेगा। एंड फ्रंट फेसिंग क्या चाहिए, फ्रंट फेसिंग हमको ब्लैक चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए, तो फ्रंट वी आर आस्किंग कि सामने वाला में ब्लैक कलर किस तरीके से आएगा, तो 4x4x4, सो दिस इज लाइक 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल, तो 4, ये रहा 4 इंटू 3, so 4 into 3 that makes 12, answer is 12। इमेजिनेशन हैज टू बी देयर और प्रैक्टिस भी बहुत बहुत जरूरी है। चलिए हम लोगों ने जो है इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आप लोग ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते रहिएगा, विल कीप गाइडिंग यू
सो स्टे इन टच विद अस, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आईसीएमआर जेआरएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दीस क्वेश्चंस वी हैव फ्रेम्ड। अगर आप लोग जो है वी वांट टू स्कोर रियली हाई, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। इट वुड बी श्योरली हेल्पफुल फॉर स्कोरिंग like a great score in the general aptitude sections for ICMR JRF examination. And we have been like consistently discussing important topics और important units क्या क्या है ICMR JRF के लिए, aptitude के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूर करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का लेक्चर, प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस को, ताकि एक आइडिया लगे हम लोगों को कि किस तरीके से अगर क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ जाते इस तरीके के, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस, देयर इज इट्स अ डाइस व्हिच इज थ्रोन वंस। एक डाइस है जो हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो it's thrown once and what is the probability of getting a number less than 3? Less than 3. तो I repeat, general aptitude में mathematics portion में से permutation and combinations probability, distance time graph, distance velocity graph related questions, they have been consistently framing. तो ये वाले टॉपिक्स आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, एक डाइस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमको पता है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो निकल के आता है, जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है, दैट्स नंबर ऑफ कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं को डिवाइड कर दे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो वहां से प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो कितने निकल के आएंगे, टोटल जो है यहाँ से निकल के आएगी 6 बार ना, टोटल वुड बी 6। यस, 6 हो जाएगा। और वो कह रहे हैं ऐसा नंबर आना चाहिए, जो हम फेंक रहे हैं, एक ही डाइस की बात कर रहे हैं, कि नंबर जो है 3 से कम आना चाहिए। सो 3 से कम आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, कितने आएंगे, कितनी बार आएंगे, नंबर की बात हो रही है, कितनी बार, 2 आ सकता है। 3 से कम मतलब या तो 1 है या 2 है, 0 तो होता नहीं है यहाँ पे, तो 1 और 2। सो 2 टाइम्स, नंबर वुड बी 2 टाइम्स, 2 बार आ सकता है। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी वुड बी 2 बार आ सकता है, नंबर की बात कर रहे हैं, आई रिपीट। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर फेवरेबल, टोटल आउटकम्स इज 6। तो आंसर यहाँ पे कितना आसानी से 1/3 आ गया है। तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है 1/3। हाँ, तो वही आंसर है, 1/3 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट, the most potent greenhouse gas in terms of efficiency is N2O, C2O. What is C2O? Is it C2 or CO2? CFC और CH4। तो हमको पता है ग्रीन हाउस गैसेस जो है क्या क्या होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो फ्रेम हो रहा है वो हो रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी सबसे ज्यादा पोटेंट जो है ग्रीन हाउस कौन सी होगी। बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई गेस आई शुड नॉट बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो क्लियर कट है वो आंसर क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। सो ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन, बायोरेमिडिएशन, बायोडिग्रेडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक्स है फॉर जनरल एप्टीट्यूड। ये वाले टॉपिक्स आप लोग जरूर करिएगा, इनमें से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, काफी क्वेश्चन फ्रेम होके दे गिव द फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स। इनमें से, इन रेडिएशंस में से कौन से ऐसे रेडिएशंस है जिनकी जो है एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है लेकिन वेवलेंथ जो है वो कम है। तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द राइट आंसर, क्योंकि इन रेडिएशंस की जो एनर्जी वो काफी हाई होती है और वेवलेंथ कम होता है। इंफ्रारेड रेस की अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल ही उल्टा होता है, यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल्स कम होती है, सो लोअर एनर्जी लेवल्स। और वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है। इसी तरीके से अगर आप लोग माइक्रोवेव और शॉर्ट वेव की भी देखेंगे तो वहां से भी आपको
पता लगेगा कि इनकी वेवलेंथ और एनर्जी लेवल्स क्या है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप लोग जरूर कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़िए। एक स्पेक्ट्रम होता है, जिससे आपको आइडिया लगेगा। रिकॉल कीजिए, देखिए 9th 10th अगेन साइंस एनसीईआरटी में हम ये कर चुके हैं स्कूल्स में, तो वही करना है, वही रिवाइज करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़िए दोबारा से कि किन रेडिएशंस की या रेस की, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो, बीटा रेज हो, अल्फा रेज हो, वगैरह वगैरह वगैरह, और भी तो रेज होती है, तो उनकी किन किन की जो है वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, या फिर एनर्जी लेवल्स क्या है, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये फिजिक्स से, जो एप्टीट्यूड में फ्रेम होके आ जाते। तो राइट आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सेकंड का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट वन इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और सबको इसका आंसर पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। बताइए से, तो क्या बताने की जरूरत है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एरिस्टोटल, सेकंड इज रॉबिन वॉरेन, रॉबिन वॉरेन ने क्या किया था भाई। देन नेक्स्ट इज बैरी मार्शल, एंड थर्ड वन इज एडवर्ड जेनर। बिल्कुल क्लियर कट है, एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। हम तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वैक्सीन के बारे में, और कहानी इनकी दोबारा से रिकॉल कीजिए कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स की कहानी क्या थी, कहाँ से इनको आइडिया आया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जो है हमको पढ़ना चाहिए, स्पेशली अगर हम लोग मेडिसिन मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो मेडिसिन से रिलेटेड आई वुड सजेस्ट साइंटिस्ट जो है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में रीड। इवन कौन से ईयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे सक्सेसफुली, वो भी एक बार गो फॉर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली ऑफ। इसमें भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर लिलीसिए तो नहीं है, फंजाई। देखिए क्या ऑप्शन है, फंजाई। नेक्स्ट इज साइकेडेसिए, एंड लास्ट वन इज लेग्यूमिनेसिए। तो हमको पता है पल्सेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आती है, फैमिली फेबेसिए आती है, लेकिन उन्होंने इतना आसान ऑप्शन दे दिया है, और वो है लेग्यूमिनेसिए। हमको पता है लेंटिन्स है, लेग्यूम्स है, तो राइट आंसर इज बी, फिफ्थ का लेग्यूमिनेसिए। तो फैमिलीज आप लोग देखिएगा, बोटेनिकल पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, बॉटनी की बात करें, तो फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट। फ्लावरिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं बायोलॉजी पोर्शन में। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और फिजिक्स का क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से, फिजिक्स केमिस्ट्री। A gas occupies 200 ml at pressure 1 bar at 30 डिग्री सेल्सियस। एक गैस है जिसका प्रेशर उन्होंने दे दिया है, तो पी लिख लेते हैं यहाँ पे। 200 ml, प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते। 200 ml है वॉल्यूम, सॉरी दिस इज वॉल्यूम, V is 200 ml, pressure is 1 bar units, and T is 30 डिग्री सेल्सियस। ये तीन चीजें दी हुई है। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाइड एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ द प्रेशर बिकम्स 1.025 बार। तो P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, P2 दे रखा है, विच इज 1.025 बार, और V2 हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि T जो है कांस्टेंट है। अब याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कौन से लॉ पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन बन के आ रहा है। सो दैट्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, वेरी वेरी सिंपल। बॉयल्स लॉ के अनुसार जो है प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यहाँ से कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, और फॉर्मूला जो बनता है दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। वी नो दैट, वी हैव रेड इट 9th 10th में, और डिटेल में हम लोगों ने 11th 12th केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, राइट। तो P1 यहाँ पे कितना है, 1 है। V1 कितना है, 200 ml है, यूनिट जरूर लिखिएगा जब आप सॉल्व करें क्वेश्चंस। P2 कितना है, 1.025 है, और V2 हमको कैलकुलेट करना, लेट्स से इट्स x, सो x वुड बी 200 अपॉन 1.025।
क्योंकि प्रेशर जो है 1 है, तो इसका जो x है वो निकल के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर वो भी 195.12 ml इज दी राइट आंसर। कितना आसान है। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ पे बेस्ड भी दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अगर हम गैसेस की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन में। नेक्स्ट इजी, इतना आसान है अगर कर रखा है प्रैक्टिस तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। एटम बॉम्ब जो है is based on the principle of first option is nuclear fusion, the next is nuclear fusion, third one is both fusion and fusion, and the last one is radioactivity। अरे भाई, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। फ्यूजन है कि फ्यूजन है, या दोनों है? रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आ गया? हो सकता है रेडियो एक्टिविटी, मूवी निकल के आई थी यहाँ पे ओपेनहाइमर। तो इसका जो आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर। 7th का ए आंसर है। फ्यूजन किसके लिए होता है? विच बॉम्ब? इज इट हाइड्रोजन बॉम्ब? फ्यूजन का कॉन्सेप्ट हीलियम हाइड्रोजन के बेस्ड। तो बॉम्ब्स के प्रिंसिपल, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके प्रिंसिपल्स, गो फॉर इट एक बार रिकॉल कीजिएगा आप दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। तो जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, स्पेशली रिसर्च से रिलेटेड, स्पेशली ICMR से रिलेटेड, तो इनके एब्रीविएशंस, इनकी लोकेशन, गो फॉर इट, ये जरूर एक बार देखिएगा हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है। इंपॉर्टेंट ऑफिस के जो है रिसर्च जहाँ पे चल रहे हैं मेडिकल रिसर्च से स्पेशली रिलेटेड, बहुत सारे निकल के आएंगे यहाँ से। ICAR कहाँ है एंड ऑल, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स है इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, स्पेशली इंडियन लेवल पे इंडिया में जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लोकेशंस को फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर ICMR GRF। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इन न्यूक्लियर रिएक्शन एक रिएक्शन दे दी गई है, पार्टिकल एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन फोटोन, देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन भी, जो हम कर रहे हैं और कर चुके हैं बचपन में। तो बेरिलियम 9, हीलियम 4 गिव्स C12 प्लस x। हमको बताना है कौन सा पार्टिकल है x। तो दिस, ये जो ऊपर जो लिखते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स के ऊपर, वो होते हैं एटॉमिक मासेस इफ वी रिकॉल, और नीचे जो आते हैं वो आते हैं एटॉमिक नंबर्स। सो दिस इज 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स बैलेंस्ड है कि नहीं है ना। इधर जो है, इधर ये बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। तो 9, अगर हम एटॉमिक मासेस को देखें या मास नंबर देखें, तो मास नंबर इधर की साइड से 9 + 4 है, और यहाँ पे आ रहा है 12 प्लस वी डोंट नो डैश। और यहाँ पे अगर हम लोग एटॉमिक नंबर्स को देखें तो 4 + 2 है, और यहाँ पे आ रहा है 6, और यहाँ पे हमें नहीं पता। तो एटॉमिक नंबर से 4 + 2 और 6 ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यानी कि पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 0 है। और यहाँ पे मास जो है 9 + 4 यानी कि 13 है, 13 है टोटल मास नंबर। और यहाँ पे क्या है, राइट साइड 12 है, और x का मास नंबर हमको नहीं पता है। तो यहाँ से x का जो है एटॉमिक नंबर तो 0 निकल के आया, और मास नंबर अगर हम देखें तो 13 आना है। सो 12 ऑलरेडी है, तो 1 वुड बी दी मास नंबर। अब बताइए एक्स पार्टिकल का जिसका मास जो है 1 होता है, एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट होती है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 0 हो, किस पार्टिकल का होता है? वो किस पार्टिकल का होता है? इज इट न्यूट्रॉन ना? न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो है वो न्यूट्रॉन है। तो इनके जो भी पार्टिकल्स है, एटॉमिक पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं,
आप लोग जो है इनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह वगैरह, इनके एटॉमिक नंबर्स, इनके मास नंबर जरूर याद कीजिएगा। इनके फॉर्मूले एक बार, सिंबल्स आर अगेन इंपॉर्टेंट अलोंग विद द मास नंबर्स एंड एटॉमिक नंबर्स। उस तरीके के क्वेश्चन दे मे फ्रेम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वाला तो आप खुद बताइए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन कहाँ है भाई? कहाँ पे है? मुंबई, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। चलिए पता है आप लोगों को आई गेस। तो करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड, राइट? बी इज द राइट आंसर। तो अगेन ये वाले क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस पता होनी चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन आइसोटोप ऑफ सीजियम, एक एलिमेंट दे दिया गया सीजियम, जिसका जो है हमें मास नंबर दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ 30 ईयर्स, उसका हाफ लाइफ 30 साल है। अगर 1 ग्राम सीजियम को हम डिसिंट्रेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 90 ईयर्स, 90 साल के लिए, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सीजियम वुड रिमेन? हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो फॉर्मूला जो है हाफ लाइफ का लगेगा। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि टी हाफ, हाफ लाइफ दे रखी है तो टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो है 30 ईयर्स। टोटल जो ईयर है, क्योंकि वो कह रहे हैं इतने सन में, इतने मतलब ईयर्स में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और वो है 90 ईयर्स। एन नॉट जो है इनिशियल स्टेज पे, इनिशियली कितना था सीजियम का अमाउंट? 1.0 ग्राम, और हमको कैलकुलेट करना है एन टी, 90 ईयर्स में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जो है फॉर्मूला जो फ्रेम होता है हाफ लाइफ का, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 का टी अपॉन टी हाफ। ये दिस इज दी वेरी फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी हाफ लाइफ एनी लाइक एलिमेंट। तो चलिए यहाँ से इजीली निकल जाएगा, एन टी हम निकाल देंगे। एन टी कितना आ जाएगा? एन नॉट इज 1 मल्टीप्लाई 1/2, so 90 upon 30 which becomes 1 into 1/2 का टी टाइम्स 3, 30 से 90 को डिवाइड कर दिए 3 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और आई कैन से 1/8, जिसका आंसर निकल के आ रहा है 0.125 ग्राम्स। 0.125 ग्राम्स। इस तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इजी था ये भी। ओके ओके, स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी बात। मीन मीडियन मोड दे दी गई है, तो मीन जो है, मीन कितना है, मोड कितना है, और मीडियन कितना है वो दे दिया गया है। और पूछ रहे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, या फिर नॉर्मल है। देखिए अगर मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यूज अगर बराबर है, ऑल इक्वल, so that represents a normal distribution curve or data we already discussed while अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर स्क्यूनेस नेगेटिव है, यानी कि डिविएशन हो गया है, नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में क्या होगा? मोड सबसे बड़ा होगा, तो मीन सबसे छोटा, फिर मीडियन, और फिर मोड। सो नेगेटिव स्क्यूनेस। और पॉजिटिव स्क्यूनेस में कब होगा, क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे बड़ा, इसका उल्टा कर दीजिए, मीन सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा मीडियन, मीडियन तो देखिए बीच में ही आएगा, और सबसे छोटा जो है मोड है पॉजिटिव स्क्यूनेस में। अब अगर वैल्यू देखिए मीन मीडियन मोड की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है वो मीन की है, फिर उससे कम मीडियन की है, फिर सबसे कम मोड की है। ये कौन सा केस बेटा? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो द राइट आंसर इज पॉजिटिव स्क्यू। अगर तीनों बराबर होते तो सिमेट्रिकल और नॉर्मल, सिमेट्रिकल और नॉर्मल एक ही बात है ना। और अगर मीन सबसे ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, अगर मोड सबसे ज्यादा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रिसर्च के आ रहे हैं, आप रिसर्च बेस्ड स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सो यू आर इन्वेस्टिगेटिंग अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। एक अलग अलग लोग ले लिए गए, उनका प्रोटीन डाइट देखा गया कि किस तरीके से जो वो वेट लॉस कर रहे हैं, तो आजकल काफी ट्रेंडिंग है एक्सपेरिमेंट। सो द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज प्रोवाइडेड विद हाई प्रोटीन मील प्लान while the control group follows a regular diet। तो एक कंट्रोल है जिसकी रेगुलर डाइट फॉलो हो रही है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिनपे हाई प्रोटीन जो है हाई प्रोटीन डाइट दी गई है, और देख रहे हैं कि भाई वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कौन सा जो है इसमें स्टैटिस्टिकल और रिसर्च बायस की बात करें यहाँ पे, तो रिसर्च बायस जो है इट रिप्रेजेंट। तो राइट आंसर ऑफ दिस इज पब्लिकेशन, नहीं परफॉर्मेंस बायस इज द राइट आंसर। तो एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो अगर दो कुछ ग्रुप्स ले लिए गए हैं और उनको एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, तो इस तरीके के रिसर्च बायस को हम परफॉर्मेंस बायस कहते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें, तो रैंडमाइजेशन बेस्ड बायसेस क्वेश्चंस उन्होंने कुछ पूछे हुए, तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछ ले, बायसेस डायरेक्टली पूछ ले क्या होते हैं। तो पब्लिकेशन बायस, इंफॉर्मेशन बायस, ऑब्जर्वर बायस, इन सब के बारे में जो भी रिसर्च बायसेस है, गो फॉर इट, इसके बारे में आप पढ़िएगा एप्लीकेशन बेसिस पे। इनकी भी एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स आपको समझने हैं, आई रिपीट समझने हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक फ्रेम होके आया। ऑब्जर्व बताइए कब करेंगे, कब होता है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस से उसको रिलेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन तो निकल के आ नहीं रही है, और पब्लिकेशन से तो कोई लेना देना दिख नहीं रहा है, राइट, इजी। सो परफॉर्मेंस, हाँ एक्सपेरिमेंट हुआ है तो परफॉर्मेंस की गई है, सो परफॉर्मेंस बायस यहाँ पे लागू हो रहा है। सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज देखिए आगे, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इवैल्यूएटिंग अ न्यू एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर एचआईवी। एचआईवी से टेस्टिंग रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अ पायलट ट्रायल रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स, कुछ पार्टिसिपेंट लिए गए हैं जिनमें ट्रीटेड और अनट्रीटेड जो है, ट्रीटेड और अनट्रीटेड ग्रुप्स बनाए गए हैं, नंबर दे दिए गए हैं 14। सो वी वांट टू असेस द वायरल लोड। हम लोग को क्या देखना कि कितना जो है वायरस पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड गया है, लोड हुआ है ट्रीटेड में वर्सेस द अनट्रीटेड ग्रुप्स। व्हिच स्टैटिस्टिकल test would be the best one for this or significant for this? First option is Z test. Next is Kruskal-Wallis test. And next is Mann-Whitney test. And the third one is chi-square test. इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको इनका पता होना चाहिए क्या, कि कहाँ कहाँ पे हमको Z टेस्ट, T टेस्ट, पेयर्ड, अनपेयर्ड और काई स्क्वायर टेस्ट, और जो भी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस है, कहाँ पे हमको इसको यूज करना है। और एनोवा, एनोवा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी एप्लीकेशन, तो जेड टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर बात जो है हम मीडियन मीन की कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की अगर हम लोग कॉरिलेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं जेड टेस्ट, राइट। इस तरीके के न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं कि नहीं किए, काफी किए ना। मीन की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो ट्रीटेड वर्सेस अनट्रीटेड दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं, है ना, और वो भी इंडिपेंडेंट है, कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है। अब बस यहां से हमको हिंट मिल गया। ओके, सो क्रूस्कल वॉलिस और मैन वाइटने, या करेक्ट आंसर इसका एक्चुअली में मॉन मैन वाइटने टेस्ट है, क्योंकि मैन वाइटने टेस्ट के केस में दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स लिए जाते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंसिडर्ड, और उनके बीच में देखा जाता है उनको डिफरेंसेस है कि नहीं है, क्या क्या चीजें हैं। और इसी से रिलेटेड एक और टेस्ट है, वो है क्रुस्केल वॉलिस टेस्ट। इसमें जो है तीन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं, इसी तरीके का ही है, इसके भाई जैसा ही है, और उनके बीच में डिफरेंसेस वगैरह देखा जाता है, फाइंड आउट करते हैं। एंड काई स्क्वायर टेस्ट का आई होप वी आर फैमिलियर विद, लाइक जो एप्लीकेशन जो काई स्क्वायर का हम लोग
काफी जानते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट में जो है क्या निकालते हैं भाई, एक्स एसोसिएशन, दो अगर वेरिएबल्स है उनके बीच में एसोसिएशन है कि नहीं है, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इसका तो एक फॉर्मूला मोस्ट कॉमन है, एक्सपेक्टेड कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वेरिएबल की, ऑब्जर्व कितनी आ रही है, और एक फॉर्मूला निकल के आता है, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। और जेआरएफ के मोस्ट कॉमन, जेआरएफ के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड। तो काई स्क्वायर टेस्ट तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, दो वेरिएबल की तो बात ही नहीं हो रही, ग्रुपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। काई स्क्वायर टेस्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हमको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। आप लोग इन टेस्ट के एप्लीकेशन जरूर देखिएगा, कहाँ कहाँ पे है, अगेन एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स, और इनसे रिलेटेड इनके जो है सिमिलर टेस्ट कौन कौन से होते हैं पैरामेट्रिक में और नॉन पैरामेट्रिक में। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट की अगर हम लोग सिमिलर टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट फिशर टेस्ट भी होता है, फिशर्स टेस्ट। इसी तरीके से मैन व्हाइटने टेस्ट का एक जो है रिलेटेड एक सिमिलर टेस्ट होगा। तो इन टेस्ट के सिमिलर टेस्ट भी होते हैं पैरामेट्रिक और नॉन मेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड। सो आई वुड सजेस्ट वो आप लोग जरूर देखिएगा, और एप्लीकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को जो है मजा आया है, समझ में आ गए कॉन्सेप्ट्स। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिलेट कीजिए, अप्लाई कीजिए अपनी नॉलेज को, उसको कनेक्ट कीजिए कि किस तरीके से हम लोग एक रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय लेक्चर्स विद अस। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच, ऑल द बेस्ट।